पर बीएसपी सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ बलात्कार और धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। आरोप लगाने वाली महिला की उम्र करीब 40 वर्ष है, जो धनंजय सिंह की पुरानी परिचित है। महिला का कहना है कि धनंजय सिंह का उसके घर आना जाना था। उसका पति एक व्यवसायी है। आपको बता दें कि सोमवार को बसपा के सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति को अपनी नौकरानी राखी की कथित तौर पर प्रताड़ित कर हत्या करने के मामले में 4 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यूपी के जौनपुर से बीएसपी के सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ लगातार आपराधिक मामले दर्ज होते रहे हैं। यह अलग बात है कि वे हर बार ऐसे मामलों में गवाहों को डरा धमका कर या अन्य साठगांठ करके बचते रहे हैं, लेकिन इस बार उन पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज वाराणसी में मीडिया से बातचीत करते हुए जमकर केंद्र सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार अब नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता से घबरा चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष ने जिस तरह लता जी पे बयानबाजियां की है, निंदनीय है। वहीं वाराणसी के एयरपोर्ट पे राजनाथ सिंह ने सचिन के आखिरी टेस्ट को बधाई भी दी। दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली फोन टैपिंग मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल की इस कार्रवाई में पकड़े गए लोगों में 3 पुलिस वाले और 3 प्राइवेट जासूस शामिल हैं। 6 आरोपियों को 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस ने सारे आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने इन कैमरा प्रोसीडिंग की मांग की, जिसकी इजाजत मजिस्ट्रेट ने दी। पुलिस का दावा है कि उसने राजधानी में फोन टैपिंग के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह बड़े नेता, अफसर और कारोबारियों के फोन टैप करने में जुटा हुआ था। बीजेपी नेता अरुण जेटली के टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें 3 पुलिस वाले और 3 प्राइवेट जासूस शामिल हैं। पकड़े गए पुलिस वालों में एक खजूरी खास थाने का एएसआई गोपाल, शाहदरा थाने का एक हेड कांस्टेबल हरीश और समयपुर बादली थाने का एक पुलिसकर्मी शामिल है। इस बात की पुष्टि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस की उम्मीदवार शीला दीक्षित ने नई दिल्ली से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल किया है। शीला दीक्षित अपने सांसद बेटे संदीप दीक्षित और बेटी लतिका के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची, जहां उन्होंने जामनगर हाउस में निर्वाचन अधिकारी के सामने पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने शीला और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद के भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विजय गोयल, पार्टी के वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोनों ने नामांकन भरते हुए अपने जीत के दावे किए, लेकिन चुनावी रिजल्ट सामने आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि जनता ने किसका साथ दिया। देश में आम चुनाव तो साल 2014 में होने हैं, लेकिन उसके ठीक पहले उत्तराखंड में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। दरअसल उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत के चुनाव होने हैं, जिसमें सत्ताधारी दल और विपक्ष समेत अन्य दलों के सामने अपनी चुनौती दिखाने का मौका होगा। जी हां, उत्तराखंड के 12 जिलों में जनवरी में चुनाव तो ग्राम पंचायत के होने हैं, लेकिन इसकी अहमियत बड़ी है। वजह यह है कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी ताकत आजमाने के लिए तैयार हैं। विपक्षी बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लगातार चुनाव को टालने की जुगत में थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि चुनावों में कांग्रेस की दुर्गति होनी है, इसलिए उसने चुनाव टालने की भरसक कोशिश की। लेकिन पंचायती राज मंत्री प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार का चुनाव टालने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ हड़ताल के चलते 15-20 दिन चुनाव आगे खिसकाए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 12 जिलों में 42 लाख से अधिक ग्रामीण मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। मतलब ये कि लोकसभा चुनावों से पहले ये मिनी चुनाव से कम नहीं है। भले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कड़ी मेहनत कर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली हो, लेकिन समय समय पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बेतुकी बयानबाजी सरकार की मुसीबतें बढ़ाती रहती है। ताजा मामला नरेश अग्रवाल के बेतुके बयान का है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने नरेश अग्रवाल का बचाव करते हुए कहा है कि बयानबाजी की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी। पहले देवालय और शौचालय और बाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर शेर मांगने का बयान देकर उन्होंने ठीक नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने ये भी कहा है कि नरेश अग्रवाल का ये बयान नरेंद्र मोदी के बयान के परिप्रेक्ष्य में ही दिया गया है। ताजा मामला पार्टी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव नरेश अग्रवाल का है। नरेश अग्रवाल ने एक बयान में कह डाला कि चाय की दुकान पर काम करने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नरेश अग्रवाल के इस बयान ने राजनीतिज्ञों को एक नया मुद्दा जरूर दे दिया है। ऐसे में पहले ही चुनौतियों से जूझ रहे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने एक और चुनौती आ गई है। मुलायम सिंह यादव हर मुद्दे पर पार्टी के नेताओं को जनता के सुख दुख में जाने और उन्हें सलाह देते रहते हैं कि पार्टी के नेता अनुशासन में रहे, लेकिन इन नेताओं के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। नरेश अग्रवाल, राज्य मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, कैबिनेट मंत्री आजम खान,
सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और मंत्री राजकिशोर सिंह जैसे तमाम बड़े नेता पार्टी की मुसीबतें बढ़ा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री अहमद हसन और चूजा मंत्री राम बाबू गुप्ता समेत तमाम नेताओं ने समय समय पर सरकार की मुसीबतें बढ़ाई है। बीजेपी ने इस मसले पर चुटकी लेते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी और सपा के नेताओं में बौखलाहट है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सरकार के मंत्रियों की बयानबाजी आश्चर्यजनक है और इसका नुकसान पार्टी को उठाना ही होगा। बहरहाल राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के इस बेतुके बयान पर तमाम विपक्षी दल सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल लामबंद होकर आने वाले दिनों में नरेश अग्रवाल के इस बयान को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ऐसे में सरकार को जल्द ही इस मसले पर कोई हल निकालना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश का तीसरा दिन भी महाहड़ताल के नाम रहा। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी अपने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा छाया रहा तो दफ्तरों के बाहर कर्मचारी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते नजर आए। वहीं लैब टेक्नीशियन भी हड़ताल में शामिल हो गया है, लिहाजा सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन भी ठप रहे। उत्तर प्रदेश में महाहड़ताल जारी है। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 लाख राज्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल राज्य कर्मचारी अधिकार मंच के बैनर तले किया जा रहा है। ऐसे में तीसरे दिन भी हड़ताल का व्यापक तौर पर असर देखने को मिला। सरकारी दफ्तरों में पूरी तरह से सन्नाटा रहा और ताले लटके रहे, तो वही कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल पर हैं। सरकारी अस्पतालों में होने वाली जांच ठप है। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन का दावा है कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन पूरी तरह से ठप हो गया है। मरीज परेशान और बेहाल हैं। हालांकि आवश्यक सेवाएं अभी भी जारी हैं। वहीं देर शाम स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के कर्मचारी नेताओं के साथ बैठक की। हालांकि बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताली कर्मचारी नेताओं से हड़ताल वापस लेने की मांग की, तो हड़ताली नेताओं ने भी साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती हड़ताल जारी रहेगा। वहीं राज्य कर्मचारी अधिकार मंच ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल आम आदमी की मुश्किलें तीसरे दिन भी जारी रही। हालांकि महाहड़ताल के तीसरे दिन हड़ताली कर्मचारी नेताओं से शासन की कोई बात नहीं हो पाई। वहीं हड़ताली नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक महाहड़ताल जारी रहेगा। 14 नवंबर को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश के पवेलियन का उद्घाटन करने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी खुद पहुंचे। जावेद उस्मानी ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2 सालों में बिजली की स्थिति सुधार दी जाएगी। चंद सालों के अंदर हर एक जिला मुख्यालय को 4 लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा और साथ ही कानून व्यवस्था की हालत भी बेहतर बनाई जाएगी। इन दिनों राजधानी दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश पवेलियन की शुरुआत ताजमहल की संस्कृति से होती है और अंदर जाते ही उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजनाओं, प्रदेश में किए जा रहे निजी संस्थाओं के निवेश और प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर की झांकी देखने को मिलती है। पवेलियन के उद्घाटन करने पहुंचे मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। इसके लिए मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट यानी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर भी काम किए जा रहा है। हालांकि मुख्य सचिव ने इस बात को भी माना कि एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के लिए किसी भी कंपनी ने कोई दिलचस्पी नहीं दी, लेकिन इसके लिए महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय मंदी भी जिम्मेवार है। एक्सप्रेस हाईवे परियोजना को दोबारा से लागू किया जाएगा और नए तरीके से बिडिंग प्रोसेस शुरू किया जाएगा। व्यापार मेले के माहौल में भी मुजफ्फरनगर का मुद्दा छाया रहा और ना चाहते हुए भी मुख्य सचिव को बयान देना पड़ा कि 5 लाख मुजफ्फरनगर दंगे प्रभावित लोगों को देने की योजना से बेहतर होगा सुरक्षा का माहौल दिया जाए। 33वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आज से शुभारंभ कर दिया गया है। इस मेले का शुभारंभ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दीप प्रज्वलित करके किया। प्रगति मैदान में 14 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में हर राज्य का पवेलियन बनाया गया है और ये माना जाता है कि अनेकता में एकता का यह मेला परिचायक है। और हर पवेलियन की विशेषता ये होती है कि वो अपने राज्य की
संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरह से यहाँ पे प्रदर्शित करता है और एक मैसेज देने की कोशिश करता है, क्योंकि हर प्रदेश के लोग यहाँ पे आते हैं और हर प्रदेश के जो पवेलियन होते हैं उनको घूमते हैं, तो अपने अपने कल्चर के बारे में, अपनी अपनी संस्कृति सभ्यता खान पान के बारे में मैसेज देने की कोशिश की जाती है। और साथ ही जो है हर पवेलियन के, हर राज्य में जो विकास हो रहा है उसको इस पवेलियन के माध्यम से जो है बताया जाता है कि इस प्रदेश में कितना डेवलपमेंट हुआ है। वैसे तो माना जा रहा है कि 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख का जो डेट है, इसके बीच में जो है बिजनेस डे के रूप में इतने दिन को मनाया जाता है। आम जनमानस के लिए जो है कोई भी पवेलियन नहीं खोला जाता है। हालांकि माना जा रहा है कि 18 तारीख के बाद जो है आम जनमानस के लिए पूरी तरह से मेला का जो द्वार है खोल दिया जाएगा। हर साल इस मेले में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग आते हैं और यहाँ पे घूमते हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को देखते हैं, क्योंकि ये मेला अनेकता में एकता का परिचायक है। राज्य की बोर्ड परीक्षाओं में जो बच्चे 75% या उससे अधिक अंक लाएंगे उनकी माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 1000 रुपए का सम्मान राशि भी दी जाएगी। मेधावी बच्चों को दिए जाने वाले शैक्षिक उन्नयन पुरस्कार की राशि को भी बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता व तरुश्री सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड शिक्षा परिषद 2013 में मेरिट प्राप्त छात्रों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि बच्चों को संस्कारवान बनाने में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे को आदर्श नागरिक बनाने में मां की भूमिका सर्वोपरि रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू बच्चों के बहुत स्नेह करते थे। उनकी जयंती में देश और विदेश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कचेरी स्थित पुरानी जेल में नेहरू वार्ड को संस्कृति विभाग द्वारा हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू यहाँ 4 बार रहे। यह स्थल भारतीय लोकतंत्र के लिए मक्का की भांति परिचित है। मुख्यमंत्री ने नेहरू हेरिटेज सेंटर में लाइब्रेरी बनाए जाने व नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया व अन्य भारतीय विभूतियों के जीवन चरित्र पर आधारित महत्वपूर्ण अंशों को स्कूली शिक्षा व पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की बात कही। आपको बता दें कि देहरादून की पुरानी जेल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई के दौरान कुछ समय यहाँ पर रहे थे। नोएडा में चिल्ड्रन डे के मौके पर आज उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। उत्तराखंड के गवर्नर अजीज कुरैशी को नोएडा के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आज बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया, जहां पर अजीज कुरैशी ने बाल दिवस के मौके पर बच्चों को प्रोत्साहन की बात की और साथ ही देश में बढ़ रही महंगाई पर भी अपने भाषण में कहा कि अगर उन्हें एक दिन के लिए भारत का कार्यभार सौंप दिया जाए तो जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं और विद्यालय हैं उन्हें वो बंद करा देंगे, क्योंकि इन सब की फीस इतनी ज्यादा है कि एक आम आदमी ना तो महंगा इलाज करा सकता है और ना ही महंगे कॉलेजों में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। हालांकि अजीज कुरैशी द्वारा कहा गया कि अस्पतालों और प्राइवेट कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए और बाद में इस पर सफाई देते हुए अजीज कुरैशी ने ये भी कह दिया कि ये उनकी निजी तौर पे खुद की राय है। उत्तराखंड में जब से आपदा आई है तब से सड़कों के निर्माण और उसके रखरखाव को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। स्थिति ऐसी है कि ज्यादा तबाही सड़कों के बह जाने के कारण हुई है। ऐसे में अब प्रदेश में पुनर्निर्माण का पहला चरण शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले सड़कों के निर्माण का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। आपदा के बाद जहां गढ़वाल मंडल की ज्यादातर इलाकों की सड़कें बर्बाद और निस्तनाबूद हो गई हैं, वहीं कई पुलों को भी आपदा बहा कर ले गई है। आपदा प्रभावित ज्यादातर गांव अब नदियों के पार करने के लिए रस्सियों की ट्रॉली से काम चला रहे हैं। साफ है इस समय प्रदेश के पहाड़ के ज्यादातर इलाकों में कनेक्टिविटी एक बड़ा परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़कें वैसे तो बची नहीं है और अगर बची है तो भी मौत की दावत देने वाली ज्यादा नजर आ रही है। ऐसे में राज्य सरकार प्रदेश में जब पुनर्निर्माण का पहला चरण शुरू करने जा रही है तो सबसे पहले सरकार मिशन कनेक्टिविटी यानी सड़कों के निर्माण को ही तवज्जो दे रही है। वहीं सरकार की तरफ से केंद्र को जो पुनर्निर्माण का जो प्रस्ताव गया है उसमें सड़कों के निर्माण को तवज्जो के लिए अच्छी खासी रकम भी दी जा रही है। हालांकि ज्यादातर इलाकों में सड़कें नदियों के लगभग मिल गई हैं। ऐसे में सरकार इनके अलाइनमेंट बदलने का विचार कर रही है। उत्तराखंड में केंद्र के समन्वयक वीके दुग्गल के अनुसार सरकार का अब पूरी तरीके से फोकस निर्माण कार्य पर है और प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए सरकार ने 3 साल का समय रखा है, जिसको समय से पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर प्लान तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सड़क निर्माण का प्लान आखिरकार मूर्त रूप कैसे देगा।
प्रदेश में केंद्र की निर्माण एजेंसी बीआरओ का बेहद विरोध है। मंत्री से लेकर विधायक उनके कामों पर उंगली उठा चुके हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाने की बात हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लोक निर्माण विभाग इतनी सक्षम है। कर्नाटक के हावेरी के नजदीक पुल पर खड़ी एक प्राइवेट बस में आग लग गई, जिसमें सवार 7 लोग जिंदा जल गए और 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बेंगलोर से मुंबई के लिए रवाना हुई वॉल्वो बस पुल की क्रॉसिंग से टकरा गई। इस टक्कर से ईंधन की टंकी में दरार आ जाने से बस में आग लग गई। बस में कुल 50 यात्री सवार थे। पुलिस अधिकारियों की माने तो शवों की पहचान करना मुश्किल है। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इसमें 43 पुरुष और 6 महिलाएं सवार थीं। प्रतापगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला